नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए अब शुभ संकेत नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का अब खुल करके बगावत सिर्फ एनडीए गठबंधन या विपक्ष ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में होना शुरू हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी में बगावत के साथ साथ पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजारे चल रहे हैं वह 2014 में जैसे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, वैसे ही इस वक्त भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो क्या परिवर्तन चल पड़ा है? इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण हो गया कि जैसे मैंने कहा कि मोदी का खुल करके बीजेपी में बगावत, कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल, नीतीश नायडू भी आएंगे इंडिया गठबंधन में। मैं विस्तार से आप दर्शकों को समझाता हूँ, बड़ी ध्यान पूर्वक इस कार्यक्रम को देखिएगा। आप दर्शक न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा। पिछले दिनों एक खबर हमने बताई थी। पहले मैं आप दर्शकों को यह बताऊं जो मैंने हेडिंग दिया, द हिंदुस्तान के हवाले से यह खबर आप दर्शकों को बता रहा हूं। द हिंदुस्तान के सोर्स से खबर लेकर, गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका, कई बड़े आदिवासी नेताओं ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस का थामा हाथ। अब यह चीजें कई जगह हो रही है। पिछले दिनों असम के अंदर भी अभी चुनाव के मद्देनजर कई भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तेलंगाना में भी ऐसे हुआ था, जब भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा तो भारतीय जनता पार्टी का सपना टूट गया। केरल के अंदर भी ऐसे ही हुआ था, जब 40% सीएम का नारा चला था तो वहां के भाजपाइयों ने छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा, भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो गया केरल के अंदर। अब मैं आता हूं इस मुद्दे पे, जो द हिंदुस्तान के हवाले से मैं यह खबर बता रहा हूं कि गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका, कई बड़े आदिवासी नेताओं ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस का थामा हाथ। जब मोदी सरकार 2024 में बनी तो कर्नाटका के आदिवासी नेताओं ने खुलकर मोदी का विरोध किया। कहा कि आदिवासी और दलित नेताओं का इस्तेमाल करती है यह पार्टी, और उनका नाम लेकर और साथ रख करके वोट तो ले लेती है लेकिन उसे सम्मान नहीं देती है। गुजरात में भी यही चीज हुआ, और यही चीज नितिन गडकरी जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी पिछले दिनों बयान दिया था। मैंने उस खबर को टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर बड़ी प्राथमिकता से चलाई थी। पिछली खबरों में जाकर के आप दर्शक देख सकते हैं उसे। अब ऐसे में नितिन गडकरी ने एक बात कही। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर अपनी इज्जत बचानी है तो अब इस्तीफा दे करके और घर चला जाना चाहिए। नितिन गडकरी को यह बात कहने की क्यों जरूरत पड़ी? ठीक है, इससे पहले की थोड़ी सी कुछ खबर बता देता हूं। यह जो खबर मैं बता रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया। कहा कि आरएसएस के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से दो तरह के सूत्र होते हैं, एक सूत्र का जिक्र होता है और एक विश्वसनीय सूत्र का जिक्र होता है। एक सूत्र होता है कि इधर उधर की सुनकर, और विश्वसनीय सूत्र जो होता है बैठक में मौजूद होता है, उसका नाम नहीं बताया जाता है, उसे भी सूत्र ही कहते हैं। तो आरएसएस पर बहुत पैनी नजर केपी मलिक की रहती है। अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों का एक्सपीरियंस है, भाजपा और आरएसएस को बहुत नजदीक से कवरेज करते हैं, देखते हैं, हर दलों में उनकी पैठ है। उन्होंने ट्वीट में कहा था कि 48 सांसद, सिर्फ नेता की बात नहीं हो रहा, सांसद 48 सांसद
आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को बार बार जा करके कह रहे हैं कि इन दोनों व्यापारियों को आप हटा दीजिए, अन्यथा हम इस्तीफा दे देंगे। यानी कि मोदी और शाह को इन व्यापारियों की जोड़ी नहीं चाहिए। उनका गुस्सा फूट ही रहा था कि आरएसएस ने उन्हें संभाला था और कहा था कि 75 साल होते ही तो वह इस्तीफा दे देगा, तो फिर क्यों थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। लेकिन 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि वह नियम बदल दिया। वह नरेंद्र मोदी के लिए नियम लागू नहीं होता। तब नितिन गडकरी को जब अभी उनका बयान आया और नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, एक नए नवेले व्यक्ति को, बिहार से एक विधायक है जिसे देश जानता भी नहीं है, बिहार के अलावा कोई जानता भी नहीं है, बिहार में भी सब कोई उन्हें नहीं जानता है। एक विधायक को उठा करके बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि नितिन गडकरी का नाम छपना था, नितिन नवीन का छप गया। ऐसा होता क्या? तब नितिन गडकरी ने यह कहा कि इस्तीफा देकर के अपनी इज्जत बचानी चाहिए, कि अब एक ऐसा व्यक्ति हम लोगों को गाइड करेगा जिसे कोई जानता नहीं और जिसे कोई समझ नहीं अभी तक। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इनका रिमोट कंट्रोलर चाहिए था, तो बना दिए। तो नितिन गडकरी के कहने पर फिर नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत सारे इस्तीफे होंगे। यह नितिन गडकरी का आधिकारिक बयान एक सभा में था। ऐसे में असम के अंदर इस्तीफा हुआ, ऐसे में अब गुजरात के अंदर 27 में आखिर में 27 में गुजरात में भी चुनाव, और यह चीजें निकल करके आ रही हैं। अब गुजरात के अंदर भारी विरोध, और गुजरात होम टाउन है नरेंद्र मोदी का। ऐसे में द हिंदुस्तान कहता है कि गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका, कई बड़े आदिवासी नेता ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस का थामा हाथ। और साथ में इन बड़े नेताओं के और भी, जैसे ब्लॉक स्तरीय जिला स्तर के भी होते हैं, यह लोग भी साथ छोड़े हैं। मैं इसके अंदर की खबर अगर आप दर्शकों को बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। यहाँ के दाहोद में कई बड़े आदिवासी नेताओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। यह द हिंदुस्तान के हवाले से खबर बता रहा हूं। इस दौरान कई बड़े नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में आदिवासियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये बड़े नेताओं, और दाहोद में बीजेपी के कई वरिष्ठ आदिवासी नेताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। जो बहुत पुराने नेता है उन लोगों ने भी दामन थाम लिया। अब इसके बाद जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत सदस्य महेश भाई मच्छर और पूर्व सरपंच जयंती भाई जैसे नाम शामिल हैं। सभी नेताओं ने राजीव गांधी भवन में औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता ली। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का कहना है कि वे सरकार की आदिवासी मुद्दों पर नीतियों से लंबे समय से असंतुष्ट हैं और यह सुन नहीं रहे। अभी यह सब चल ही रहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया। महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी, अब वहां भी देखिए आप बड़े ध्यान से समझिए इसे। अब महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें 1 करोड़ से अधिक फर्जी वोट का इस्तेमाल हुआ। यह राहुल गांधी ने आरोप लगाया था और उद्धव ठाकरे शिवसेना ने आरोप लगाया था। वहां मॉक पोलिंग करने की कोशिश लोग कर रहे थे तो सरकार ने नहीं करने दिया, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिया, केस पूरे गांव के ऊपर केस दर्ज कर दिया। वहां के लोग कहने लगे बूथ के कि हमने वोट नहीं दिया तो दिया किसने, वोट कहां से आया। अगर एक गांव में 1000 वोट है और 1000 लोग भाजपा के पक्ष में नहीं है और 1000 वोट भाजपा को पड़ जाए तो लोग कहेंगे ना भाई कि हमने तो वोट दिया नहीं, तो वोट कहां से आया। ऐसे में हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहा था। हाईकोर्ट के केस के अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर मुंबई चांदीवली सीट की ईवीएम की होगी जांच, नसीम खान के दावे पर बोला आयोग। इसे ध्यान से जरा समझने की जरूरत है कि महाराष्ट्र के कई नेताओं ने इंडिया गठबंधन के चुनाव आयोग के दफ्तर में ईवीएम काउंटिंग के लिए पैसे भी जमा किए। एक पोलिंग बूथ के लिए 40,000 रुपया, एक पोलिंग बूथ के लिए 40,000 रुपया, यानी कि
ईवीएम मशीन के लिए 40,000 रुपया। ऐसे करके 10, 15, 20 पोलिंग बूथ के लिए किया गया। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि उस मशीन को हम काउंटिंग नहीं करेंगे, हम दूसरा नया मशीन रख करके करा देंगे, मॉक पोलिंग करा देंगे। लेकिन उस मशीन में वोट जो था उसको रिकाउंटिंग करना था और वीवीपैट पर्ची से मिलाना था, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं किया, तो बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। अब देखिए, बड़े ध्यान से समझिए इसे। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर मुंबई चांदीवली सीट की ईवीएम की होगी जांच, नसीम खान के दावे पर बोला आयोग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर काफी हंगामा हुआ था। ईवीएम में महायुति की जीत पर काफी सवाल भी उठाए थे। अब मुंबई के चांदीवली सीट की ईवीएम की जांच होगी। यह जांच बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर होगी। चांदीवली सीट के परिणाम पर कांग्रेस नेता नसीम खान ने सवाल उठाए थे। अब इसके आगे चांदीवली सीट के ईवीएम की होगी जांच। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्टिक चेक इसमें होगा। आगे 16 अप्रैल को होगी मशीनों की जांच, ईवीएम मशीनों की। अब इसे ध्यान से समझिए। कोर्ट के आदेश के बाद 7 अप्रैल को चुनाव अधिकारी द्वारा जारी पत्र के अनुसार ईवीएम मशीनों की डायग्नोस्टिक जांच 16 अप्रैल 2026 को सुबह 9:30 से पर शुरू हो जाएगी। यह जांच यानी कि 16 अप्रैल को यह जांच मुंबई के बोरीवलीपुर स्थित फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउस में होगी। इस दौरान संबंधित उम्मीदवार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकेंगे। दरअसल साल 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला था। चांदीवली सीट से शिवसेना उम्मीदवार दिलीप भाऊ साहेब लांडे को जीत मिली थी, यानी कि एकनाथ शिंदे को, पार्टी के नेता को। उन्हें कुल 1,24,641 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के खान मोहम्मद आरिफ नसीम के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्हें 1,04,016 वोट मिले। नसीम खान ने ही बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। नसीम खान ने हाईकोर्ट के आदेश को ऐतिहासिक बताया है। इतिहास में पहली बार ईवीएम की होगी जांच। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों दिए आदेश? बॉम्बे हाईकोर्ट ईवीएम चेक ऑर्डर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसका ऑर्डर मैं बता रहा हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहली बार ईवीएम की जांच का आदेश देकर चुनावी इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। मुंबई की चांदीवाली सीट से जुड़े इस मामले में 16 और 17 अप्रैल को मशीनों की जांच होगी। कांग्रेस नेता नसीम खान की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस जांच से ईवीएम की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। अब ऐसे में जब उस वक्त पैसे जमा हुए तो चुनाव आयोग ने नहीं किए, अब कोर्ट के आदेश पर होगा। अब इस ईवीएम का यह जांच होगा कि वह सीरियल नंबर, उससे जो वीवीपैट मशीन थी, उससे जो कनेक्टेड मशीन था, वो सब सेम होना चाहिए। वही जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास और बूथ लेवल एजेंट के पास जो लेटर था जिस पर हस्ताक्षर होता है, ईवीएम नंबर सब दिया जाता है, उसी नंबर के ईवीएम मशीन पर उस पोलिंग बूथ का रीचेक होगा। अब वहां पे भारी मात्रा में धांधली की बात कही जा रही है, ऐसे कई सारे थे। अब 90% तकरीबन भारतीय जनता पार्टी वोट प्रतिशत है। जो लोकसभा चुनाव में 27 सीटों से 9 सीट पर आ गई भारतीय जनता पार्टी 4 महीने में, ऐसा कैसे हो गया कि 90% वोट प्रतिशत आ गया? 1 करोड़ फर्जी वोटर की बात कही जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। अब महाराष्ट्र में भी भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बगावत है। ऐसे में मोदी के खिलाफ बीजेपी में बड़ी बगावत जब है और कई नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो आगे नरेंद्र मोदी की राह थोड़ा कठिन हो जाती है। लेकिन आज नीतीश कुमार की बड़ी बैठक हो रही है। अब थोड़ा एनडीए में आ जाएंगे।
अभी भाजपा के गुजरात का मैंने बता दिया, आसाम का मैं बता दिया, कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस में शामिल हो गए भाजपा छोड़कर। अब एनडीए के अंदर दो घटक दल जो अब मामला अब गरमाना शुरू हुआ है। नीतीश का इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, एक बड़ी बैठक और निर्णायक बैठक इस वक्त जेडीयू की हो रही है, एनडीए की नहीं, उसमें भाजपा के लोग नहीं है, सिर्फ जेडीयू के लोग हैं। जेडीयू के पूरे 85 विधायक और 10 सांसद विरोध कर रहे हैं। 12 सांसद हैं, 12 सांसदों में 2 को छोड़कर के 10 सांसद और 85 विधायक विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। हमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मंजूर नहीं। अब ऐसे में नीतीश कुमार असमंजस में है, लेकिन वह बैठक में वह नेता यह भी याद दिला रहे हैं कि आपके 4 सूत्रीय मांगों पर तो ध्यान नहीं दिया गया, और आपने, नीतीश कुमार को कह रहे हैं, और आपने 4 सूत्रीय मांगों में यही तो दर्शाया है कि जेडीयू पार्टी को अस्तित्व कहीं संकट में न पड़ जाए, हम ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देंगे। तो भाजपा पे तो भरोसा है नहीं, मोदी पर भरोसा है नहीं, अमित शाह पर भरोसा नहीं है, तो आप क्यों भाजपा के सीएम बनाओगे? आप अगर भाजपा का सीएम बनाते हो तो हम एनडीए तो छोड़िए, जेडीयू छोड़ देंगे। अब पार्टी के अंदर बगावत हो गया इसको लेकर के। अब बैठक में क्या निर्णय होता है यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा, और इंडिया गठबंधन की तरफ से खुल करके आफत, फिर अखिलेश यादव ने ऑफर दे दिया पीएम का, और नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, यह तय हो गया। नीतीश कुमार दिल्ली रहेंगे, लेकिन सत्ता किसके हाथ रहेगी? तेजस्वी यादव निशांत कुमार को सीएम स्वीकार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कह दिया कि निशांत को सीएम बनाइए ना। अब चंद्रबाबू नायडू भी अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू 2 साल पूरा होने पर वह अपने बेटे नारा लोकेश को सत्ता सौंपने जा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के ऑफर पर वह तैयार है, कहा जा रहा है। यह चर्चा है, आधिकारिक इसकी सूचना नहीं है अभी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में है, यह पक्की सूचनाएं हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर अपने बेटे नारा लोकेश को दे रहे सत्ता, अब सोचिए कि 4 जून को रिजल्ट आया था लोकसभा चुनाव का, 4 मई को रिजल्ट आया था, 17 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ था। अब उसके बाद आंध्र में सरकार बनी थी, यानी कि मई महीने में चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से आंध्र प्रदेश की सत्ता अपने बेटे को सौंपने वाले हैं, और उसके बाद केंद्र की तरफ एंट्री आने वाली है। नीतीश कुमार ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुके हैं, और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इसमें क्या नरेंद्र मोदी गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय इन दोनों को देंगे? नहीं देंगे तो सरकार भी नहीं रहेगी, और यह दोनों अपनी पार्टी का विस्तार करने आए हैं, तो भाजपा के साथ रह के विस्तार होगा नहीं। यानी कि इंडिया गठबंधन के ऑफर पर तैयार है, यानी कि हम यह सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि नीतीश नायडू भी इंडिया गठबंधन में आएंगे। थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए। इस वक्त नरेंद्र मोदी पर दिन भारी पड़ गया है, और नरेंद्र मोदी संकट में गिर गए। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।